नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लेक्चर 3 के इस कोर्स में। इसका नाम है एडवांस टॉपिक्स इन वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, IIIT दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में चैनल फीडिंग के बारे में पढ़ा, हमने ये भी देखा कि आप एक स्लो फ्लैट फीडिंग के केस में कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर डिराइव कर सकते हैं। और बेसिकली ये सॉर्ट ऑफ एक्सटेंशन था AWGN चैनल का, जहां हमने एवरेज निकाला AWGN SNR का मल्टीप्लाइड बाय द PDF ऑफ दैट स्पेसिफिक SNR। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसे हम चैनल कैपेसिटी के माध्यम से जानते हैं। तो चैनल कैपेसिटी स्टार्ट करने के पहले और उसका डेरिवेशंस वगैरह फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड प्रोवाइड करना चाहूँगा चैनल कैपेसिटी के संदर्भ में। तो चैनल कैपेसिटी 1920s में हैरी नाइक्विस्ट, जिसे हम नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के माध्यम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है, और उनसे हम जानते हैं सैम्पलिंग थ्योरम के माध्यम से कि आपको अगर कोई सिग्नल सैम्पल करना है तो 2 टाइम्स द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, और अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है तो सेम प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं। तो 1920s में हैरी नाइक्विस्ट और रैल्फ हार्टले डेवलप्ड अ हैंडफुल ऑफ फंडामेंटल आइडियाज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे सैम्पलिंग थ्योरी की बात करें और आपको कितनी बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है, एक बैंडविड्थ में कितना डेटा आप भेज सकते हैं, उस सब की फॉर्मुलेशंस 1920s के आसपास हैरी नाइक्विस्ट और रैल्फ हार्टली ने की थी, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ टेलीग्राफ एज अ कम्युनिकेशन सिस्टम। उस समय टेलीग्राफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स था टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। उस संदर्भ में ये सब आविष्कार किए गए थे, आइडियाज फ्लोट किए गए थे। इन 1928 हार्टली फॉर्मुलेटेड अ वे टू क्वांटिफाई इंफॉर्मेशन एंड इट्स लाइन रेट, ऑल्सो नोन एज डेटा सिग्नलिंग रेट बिट्स पर सेकेंड। 1928 में एक इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप क्वांटिफाई कर सकते हो डेटा रेट के माध्यम से, जैसे R बिट्स पर सेकेंड कितने आप एक चैनल में भेज सकते हो, उसे बेसिकली हार्टली ने फॉर्मुलेट किया। और दिस मैटर ऑल्सो लेटर नोन एज हार्टलीज लॉ बिकेम एन इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर फॉर शैनन्स मोर सोफिस्टिकेटेड नोशन ऑफ चैनल कैपेसिटी। तो ये एक प्रीकर्सर था क्लॉड शैनन के लिए, जब उन्होंने 1940s में फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी प्रपोज की। उसमें उसका एक प्रीकर्सर था बेसिकली ये। इन इंफॉर्मेशन थ्योरी, खासकर इंफॉर्मेशन थ्योरी एक अलग ही एरिया ऑफ वर्क है, खासकर सोर्स इनकोडिंग संदर्भ डिकोडिंग के संदर्भ में इसका काफ़ी प्रयोग किया जाता है। और हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इस इंफॉर्मेशन थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है चैनल कैपेसिटी का, उसे हम वायरलेस चैनल में भी किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। In information theory, Shannon-Hartley theorem tells the maximum rate at which information can be transmitted over a communication channel for a specified bandwidth in presence of noise. तो बेसिकली हम आगे जाके इसका फॉर्मुलेशन देखेंगे। ये जो Shannon-Hartley कैपेसिटी थ्योरम बेसिकली ये बताता है फॉर अ गिवन बैंडविथ, अगर आपके कुछ चैनल की कुछ बैंडविथ है B और एक गिवन SNR अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो दी हुई है, तो आप इस चैनल से मैक्सिमम कितना डेटा रेट विदाउट एनी एरर भेज सकते हैं। तो ये पहला थ्योरम था, एक पहला सॉर्ट ऑफ सेमिनल पेपर था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर था। अभी भी इसका काफ़ी हद तक उपयोग किया जाता है। ये पहला एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट किया गया था कि एक चैनल है जिसमें एक अगर आपकी बैंडविड्थ B हर्ट्ज दी हुई है और आपकी SNR कुछ दी हुई है 10, 100 कुछ भी दिया हुआ है, तो उस चैनल से आप कितना मैक्सिमम थ्योरेटिकल डेटा रेट भेज सकते हो। ओके, अब बाउंड ऑन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर फ्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि आप एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट कर रहे थे फॉर एरर फ्री ट्रांसमिशन। अगर आपको समझो थ्योरेटिकल लिमिट आ रही है 2 मेगाबिट्स पर सेकेंड, तो बेसिकली ये बताता है कि फॉर अ गिवन SNR गिवन बैंडविड्थ अगर 2 मेगाबिट्स अलाउड है, तो आप इतना मैक्सिमम डेटा रेट थ्योरेटिकली भेज सकते हो विदाउट एनी और विथ वेरी नेग्लिजिबल एरर प्रोबेबिलिटी। पावर इज बाउंड एंड गॉसियन नॉइज प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नोन पावर। तो एज्यूम करते हैं जो नॉइज है वो बेसिकली गॉसियन है, इसके संदर्भ में हमने ये एज्यूम किया था और इसके बेसिस पे लोगों ने कैपेसिटी का फॉर्मुलेशन किया था। In 1940s, Claude Shannon developed a concept of channel capacity based on part of the ideas of Nyquist and Hartley, and then formulated a complete theory of information and its transmission. तो ये जैसे मैंने बताया कि एक जो बेसिस था और बेसिकली हार्टले का और निक्विस्ट का जो थ्योरम्स के बेसिस पे क्लॉड शॉनन ने एक फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्योरी और थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रपोज की थी। Claude Shannon developed a mathematical theory of communication based on the notion of mutual information and between the input and output of a channel. The significance of this mathematical construct was Shannon's coding theorem
एंड कन्वर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइनेंस विच प्रूव्ड दैट अ कोड डिड एग्जिस्ट दैट कुड अचीव अ डेटा रेट क्लोज टू द कैपेसिटी विद नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। इसको आगे जाके और हम विस्तार में समझेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर आपके एक चैनल की बैंडविड्थ दी हुई है और अगर आपका एसएनआर दिया हुआ है, उसके मुताबिक आप मैक्सिमम रेट निकाल सकते हैं, और वो रेट अचीव करने के लिए भी एक कोड जरूर एग्जिस्ट करता है। अगर आपने वो कोड बना लिया और कोड फॉर्मुलेट कर लिया, तो आप वो कोड के द्वारा आप मैक्सिमम डेटा रेट उस चैनल में अचीव कर सकते हैं विथ नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो उस पर काफी रिसर्च हुआ है हाल फिलहाल में। अगर आप टर्बो कोड्स की बात करें तो दे आर ऑल्सो नोन एज अ सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी अचीविंग कोड। एलडीपीसी जो हाल फिलहाल में, पोलर कोड्स, दे आर वेरी क्लोज टू दे आर एबल टू अचीव क्लोज टू द शैनन्स कैपेसिटी। और अगर इसमें एक चीज और भी समझने की जरूरत है, अगर आपने डेटा रेट, थ्योरेटिकल डेटा रेट से ज्यादा भेजने की कोशिश की, तो आप कोई भी ऐसा कोड प्रयोग करेंगे तो भी आपको नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था 1940s में, जो आपको एक थ्योरेटिकल लिमिट सेट करता है चैनल कैपेसिटी पे। चलिए अब इक्वेशन के माध्यम से इसे और समझने का प्रयत्न करते हैं। तो शैनन-हार्टली कैपेसिटी थ्योरम रिलेट्स अ मैक्सिमम अचीवेबल सिस्टम कैपेसिटी विद बैंडविड्थ एंड एसएनआर। तो अगर आपकी कैपेसिटी सी दी हुई है और बैंडविड्थ बी है और एसएनआर मैं गैमा के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो ये बेसिकली बताता है फॉर अ गिवन बैंडविड्थ बी और फॉर अ गिवन एसएनआर गैमा, आप एक कोड डिजाइन कर सकते हो बेसिकली, जो आपको एक, जब तक आपका रेट आर से, जब तक आपका रेट, जो ट्रांसमिशन रेट है वो सी से कम है, सी जो थ्योरेटिकल लिमिट है उससे कम है, तब तक एक कोड एग्जिस्ट करता है जिसकी मदद से आप नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर अचीव कर सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ पीबी। लेकिन अगर आपने ट्रांसमिशन रेट, आपकी ट्रांसमिशन रेट जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पॉसिबल रेट, जो सी से माध्यम से डिनोट किया गया है यहाँ पर, उससे ज्यादा है, तो आप कोई भी ऐसा कोड डिजाइन कर ले, आपको कभी भी नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर नहीं मिलेगा। देयर विल ऑलवेज बी अ सम सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये सी जो है ये बताता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी फॉर अ चैनल विद अ गिवन बैंडविड्थ ऑफ बी और एसएनआर गैमा। और एसएनआर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं P बाई N0 इंटू बी। P जो है वो आपका ट्रांसमिट पावर है, N0 है जो नॉइस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है, और B है जो वो बैंडविड्थ ऑफ द चैनल है। हेंस देयर इज अ लिमिट ऑन मैक्सिमम अचीवेबल कैपेसिटी। तो इसमें ये बताया गया कि जो थ्योरेटिकल लिमिट है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एसएनआर एंड बी, जैसे मैंने बताया कि एक एसएनआर और बी पर एक थ्योरेटिकल लिमिट आपने सेट कर दिया है फॉर अ चैनल। तो एक सिंपल 2-3 न्यूमेरिकल देखेंगे। ये न्यूमेरिकल हमने फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन में भी डिस्कस किए थे, तो मैं बस जानकारी के लिए न्यूमेरिकल्स एक ब्रीफली बताने की कोशिश करूंगा। तो एसएनआर, जैसे दो वैल्यूज ऑफ एसएनआर दी हुई है इसमें, एक 10, तो उसकी लीनियर वैल्यू भी 10 होती है, और एक एसएनआर दी हुई है 30, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000, और आरएफ बैंडविड्थ दी हुई है 200 किलोहर्ट्ज। तो इस चैनल के लिए आपकी थ्योरेटिकल कैपेसिटी कितनी है? तो हम बस सिंपल इक्वेशन का प्रयोग करेंगे, सी बी log 2 1 प्लस एसएनआर। तो पहले केस में हो जाएगा बी की वैल्यू दी हुई 200 किलोहर्ट्ज, 200 इंटू 10 टू पावर 3 log 2 1 प्लस, पहले केस में 10 होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे कैपेसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। और सेकंड केस में मैं C1 से डिनोट करता हूं, और सेकंड केस में B log 2 फिर से 1 प्लस एसएनआर, और इसमें एसएनआर की वैल्यू 1 प्लस, सॉरी इसको B को फिर वापस से मैं इसी में डिनोट कर देता हूं। इसको मैं सॉल्व करूंगा मुझे C2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एसएनआर C2 का ज़्यादा है, C2 में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C1, सो C2 की वैल्यू C1 से ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे किस तरह से इसके तरह का आंसर मिल जाएगा।
तो पहले केस में जो आंसर आएगा वो 691.886 किलोबिट्स पर सेकंड आएगा, और सेकंड केस में जो आंसर आएगा वो अराउंड 2 मेगाबिट्स पर सेकंड आएगा। जैसे मैंने बताया कि बेसिकली आपके सेकंड केस में एसएनआर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है कि सेकंड केस में कैपेसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। और इसमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जीएसएम स्टैंडर्ड में थ्योरेटिकली इतना रेट पॉसिबल है, बट जीएसएम स्टैंडर्ड अगर आपने देखा होगा, अगर मैं 2.5G की भी बात करूँ या जैसे GPRS की भी बात करूँ, उसमें मैक्सिमम डेटा रेट 300 किलोबिट्स के ऊपर नहीं जाती है। तो बेसिकली जो उसमें कोडिंग यूज़ की गई है वो बेसिकली देयर इज अ ट्रेड ऑफ कम्प्लेक्सिटी और आप थ्योरेटिकली कितना अचीव कर सकते हो। तो शैनन ने ये बताया कि अगर आपका शैनन थ्योरम ने ये बताया कि अगर आपके एसएनआर 10 dB है और बैंडविड्थ 200 किलोहर्ट्ज़ है, तो आप थ्योरेटिकली अराउंड 700 किलोबिट्स पर सेकंड अचीव कर सकते हो। पर प्रैक्टिकली आप जो अचीव करते हो जीएसएम में अराउंड 200 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास होता है, 300 किलोबिट्स पर सेकंड के आसपास अगर आप एडवांस लेवल जीएसएम यूज़ कर रहे हो। वो काफ़ी कम है थ्योरेटिकल लिमिट से। इसकी वजह ये है क्योंकि आप कंप्लेक्सिटी ट्रांसमीटर या रिसीवर की बढ़ाना नहीं चाहते हो। ये थ्योरेटिकल लिमिट है, इसके लिए आपको वेरी लॉन्ग कोड्स यूज़ करने पड़ेंगे, उसकी वजह से आपकी ट्रांसमिशन में कंप्लेक्सिटी बढ़ जाएगी और लेटेंसी भी बढ़ सकती है। इसकी वजह से इट इज़ अ ट्रेड ऑफ, इसलिए आप एक कंप्लेक्सिटी को ट्रेड ऑफ करने की वजह से आप एक लो कम्प्लेक्स कोड का प्रयोग करते हो, तो आपको ऑब्वियसली बात थ्योरेटिकल डेटा रेट से कम मिलेगा, जो एक्चुअल डेटा रेट प्रैक्टिकल डेटा रेट आपको जो अचीव होता है, लेकिन आपको सिस्टम लेस कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू अगर आपको थ्योरेटिकल लिमिट अचीव करने की कोशिश करनी है तो उससे। तो एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर अ वायरलेस चैनल वेयर पावर फॉल्स ऑफ विद डिस्टेंस फॉलोज अ फॉर्मूला, जैसे हमने ये भी देखा है। तो रिसीव पावर है आपका इस केस में दिया हुआ है PT d0/d टू द पावर 3। अगर आप इसमें गौर से देखोगे तो पाथ लॉस एक्सपोनेंट 3 दी हुई है और जो क्लोजिंग डिस्टेंस है वो 10 मीटर दी हुई है। जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट 3 है, क्लोजिंग डिस्टेंस 10 मीटर है। एज्यूम द चैनल हैज बैंडविड्थ B इक्वल टू 30 किलोहर्ट्ज़। अगर बैंडविड्थ 30 किलोहर्ट्ज़ है एंड AWGN विद नॉइज पावर स्पेक्ट्रम डेंसिटी, और इसकी वैल्यू जो दी हुई 10⁻⁹ वाट्स पर हर्ट्ज़ फॉर अ ट्रांसमिट पावर ऑफ 1 वाट। अगर PT की वैल्यू 1 वाट दी हुई है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ दिस चैनल फॉर अ ट्रांसमिट रिसीव डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स एंड 1 किलोमीटर। तो इसमें दो डिस्टेंस के लिए निकालना। चलिए D1 में 100 मीटर्स को D1 से डिनोट करता हूं और 1 किलोमीटर को D2 से डिनोट करता हूं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। रिसीव पावर दी हुई है, रिसीव पावर आपको निकालना है ट्रांसमिट पावर और डिस्टेंसेस के बेसिस पे। आपको बैंडविड्थ दी हुई है और बेसिकली पाथ लॉस एक्सपोनेंट दिया हुआ है और D0 N0 की वैल्यू दी हुई है। तो बेसिकली ये सब का प्रयोग करके फर्स्ट अगर आप देखोगे कैपेसिटी इक्वेशन C = B log2 1 प्लस गैमा। गैमा जो है वो SNR है और गैमा की वैल्यू हमने देखा था वो है, अगर मैं रिसीव ट्रांसमिट पावर की बात करूं तो मैं बेसिकली तो मैं इसका इस तरह से रिसीव्ड SNR को इस तरह से निकाल सकता हूं। मैं इसको यहां से हटा के यहां लिखता हूं, गैमा इक्वल टू PR/N0 इंटू B। ओके, तो मैं इसका प्रयोग करके गैमा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। PR किस तरह से निकाल सकता हूँ? PT वैल्यू मुझे पता है, D0 की वैल्यू मुझे पता है, डिस्टेंसेस की दोनों एक एक डिस्टेंस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँगा और N की वैल्यू 3 पता है। तो इसका प्रयोग करके पहले मैं SNR निकाल लूँगा, फिर SNR का प्रयोग करके मैं कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। तो इसे मैंने यहाँ पर भी लिखा है, देखोगे आप। तो गैमा पहले निकाल रहा हूँ PRD/N0 इंटू W इन द सेंस ऑफ इट्स बैंडविथ। ये W की जगह B भी लिख सकते हैं यहाँ पर, तो असल में ये N0 इंटू B है। तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो SNR के जो पहले डिस्टेंस के लिए है, जो पहला डिस्टेंस है आपका 100 मीटर्स, ये 100 मीटर्स के लिए आपकी जो SNR की वैल्यू आ रही है वो 33 अराउंड 15 dB। और फॉर डिस्टेंस 1 किलोमीटर, फॉर डिस्टेंस 1 किलोमीटर वो SNR की वैल्यू आ रही है 0.33 यानी अराउंड -15 dB। अब ये दोनों SNR का प्रयोग करके मैं कैपेसिटी का इक्वेशंस के माध्यम से C = B log2 1 प्लस गैमा के माध्यम से दोनों केस में कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। इसी B से डिनोट कर देता हूँ। तो दोनों केस में कैपेसिटी निकाल सकता हूँ। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें SNR ज़्यादा है। जो अगर पहले डिस्टेंस के बात करूँ तो उसमें SNR ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस SNR। तो ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी इसकी, अगर मैं इसको C1 से डिनोट करूं और इसको C2 से डिनोट करूं तो C1 की कैपेसिटी ऑब्वियसली बात है C2 से ज़्यादा होगी क्योंकि SNR C1 में
ज़्यादा मिल रहा है, उसमें डिस्टेंस कम है, तो ऑब्वियसली बात आपकी रिसीव पावर ज़्यादा होगी, रिसीव पावर ज़्यादा होगी तो आपकी एसएनआर भी ज़्यादा होगी, और एसएनआर अगर ज़्यादा हुई तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियसली बात है C1 की जो कैपेसिटी होगी वो C2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम है। तो सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी निकाला है। तो देखोगे आप C की जो पहले केस में उसकी कैपेसिटी 152.6 किलोबिट्स पर सेकेंड, और ये C1 है, ये C2 है। तो C1 की जो कैपेसिटी है वो ऑब्वियसली बात है C2 से ज़्यादा है, क्योंकि C1 का SNR C2 से ज़्यादा है। नोट द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन कैपेसिटी एट फर्दर डिस्टेंसेस, जैसे मैंने बताया क्योंकि डिस्टेंस जो D2 की थी वो ज़्यादा थी D1 के मुकाबले, तो ऑब्वियसली बात है कैपेसिटी में उसमें कमी आएगी। टू द पाथ लॉस एक्सपोनेंट ऑफ 3 विच ग्रेटली रिड्यूसेस द रिसीट पावर एज डिस्टेंस इंक्रीजेस। एज डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो आपकी रिसीट पावर कम हो रही है, और उसकी वजह से आपकी कैपेसिटी में भी कमी आ रही है। एज अ होमवर्क यू कैन, मतलब आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जो पाथ लॉस एक्सपोनेंट मैंने 3 लिया है उससे आप पाथ लॉस एक्सपोनेंट 4 से सब्स्टिट्यूट कर लोगे, उसमें आप देखोगे फर्दर रिडक्शन इन कैपेसिटी, क्योंकि पाथ लॉस, जैसे पाथ लॉस एक्सपोनेंट हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे आपके पाथ लॉस एक्सपोनेंट बढ़ रहा है तो बेसिकली आपके रिसीट पावर और कम होगी, और रिसीट पावर और कम होगी तो उससे कैपेसिटी भी, उससे एसएनआर भी कम होगी, और एसएनआर कम होगी तो आपकी कैपेसिटी भी और कम होगी। तो एज अ होमवर्क आप ये ट्राई कर सकते हो जब आप पाथ लॉस एक्सपोनेंट 3 की जगह 4 लेके। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटी ऑफ अ फ्लैट फेडिंग चैनल। तो फॉर फ्लैट फेडिंग चैनल अगर आप देखोगे ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे AWGN चैनल में हमने देखा कि आपके उसमें SNR फिक्स्ड है, वो ओनली सिर्फ डिस्टेंस डिपेंडेंट SNR हो सकता है, पाथ एक्सपोनेंट SNR हो सकता है, बट फ्लैट फेडिंग चैनल में आपका SNR, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है मॉड्यूलेशन डेरिवेशन में, जहाँ हमने फ्लैट फेडिंग केस में मॉड्यूलेशन प्रोबेबिलिटी वगैरह डिराइव किया था, SNR एक रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, रैंडम वेरिएबल हो जाता है। एसएनआर रैंडम वेरिएबल होता है क्योंकि चैनल जो है आपका वो भी एक रैंडम एंटिटी हो जाता है, उसकी वजह से आपका एसएनआर भी एक रैंडम एंटिटी हो जाता है, जो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। जो एवरेज पावर मल्टीप्लाइड बाय दिस जी ऑफ आई, ये जी ऑफ आई जो है वो चैनल गेन है। जो जी ऑफ आई है वो इंस्टेंटेनियस चैनल गेन है, N0 है जो नॉइस पीएचडी, और बी जो है वो बैंडविड्थ है। तो इसको अब प्रयोग करके आप एक इंस्टेंटेनियस एसएनआर निकाल सकते हो। सिंस जी ऑफ आई एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है, उसकी वजह से आपका एसएनआर भी एक रैंडम वेरिएबल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका जी ऑफ आई, अगर आपका रेलेक फेडिंग है तो ऑब्वियसली बात है जी ओ आई जो होगा वो होगा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो अगर जी ऑफ एक रैंडम रेलेक फेडिंग चैनल है तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर मैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन को P ऑफ G से डिनोट करूं तो ऑब्वियसली बात है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये स्क्वायर जी ऑफ आई का स्क्वायर होगा और बेसिकली उसके बेसिस पे ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जी आई विल डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गामा ऑफ आई। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि चैनल गेन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एसएनआर का डिस्ट्रीब्यूशन को भी डिफाइन करेगा। और इसका अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं मैं एवरेज एसएनआर, तो एवरेज एसएनआर मैं इस फॉर्म में निकाल सकता हूं, गामा इक्वल टू पी जी बार N0 बाई इंटू बी। तो ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एसएनआर है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एसएनआर है। तो पहला हम बहुत सारे डिफरेंट लेयर्स ऑफ कैपेसिटी में इसके बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं। पहला कैपेसिटी हम करेंगे थ्योरेटिकल कैपेसिटी, जिसको हम एर्गोडिक कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं। एर्गोडिक कैपेसिटी लॉन्ग टर्म एवरेजेस में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। तो इसका बेसिकली एक थ्योरेटिकल कैपेसिटी है, इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव इन प्रैक्टिस, बट थ्योरेटिकली हाउ कैन वी फॉर्मुलेट अ एर्गोडिक कैपेसिटी। ओके, तो हम पहले 2-3 इसमें एजम्पशंस करेंगे कि रिसीवर को आपका इंस्टेंटेनियस चैनल पता है। वो बेसिकली आप रिसीवर पायलट सिंबल्स की मदद से या प्रिएम्बल सिस्टम सिंबल्स की मदद से या कोई सॉर्ट ऑफ एस्टिमेशन की मदद से हम एज्यूम कर रहे हैं कि रिसीवर को इंस्टेंटेनियस चैनल गेन पता है, और ट्रांसमीटर और रिसीवर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है। जैसे रिसीवर नोज द इंस्टेंटेनियस चैनल इंफॉर्मेशन, आपको रिसीवर का एग्जैक्ट चैनल इंफॉर्मेशन पता है, बट ट्रांसमीटर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है, सिर्फ उसका डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे अगर ये होगा, अगर मैं एज्यूम कर रहा हूँ रेलेक फेडिंग है, तो ट्रांसमीटर को मोस्ट लाइकली पता होगा कि ये रेलेक फेडिंग चैनल है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में वेरी हो रहा है विद सम मीन सम वेरिएंस। उसको एग्जैक्ट वैल्यूज पता नहीं है चैनल इंस्टेंटेनियस चैनल गेन के ट्रांसमीटर को, पर उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन है।
तो इसके बेसिस पे हमें डिफाइन कर सकते हैं शैनन कैपेसिटी और एर्गोडिक कैपेसिटी, कैपेसिटी विद नेग्लिजिबल एरर प्रोबेबिलिटी। ये बेसिकली शैनन कैपेसिटी और एर्गोडिक कैपेसिटी हम निकाल सकते हैं इस टाइप ऑफ केस के लिए, जहां रिसीवर को इंस्टैंटेनियस चैनल गेन पता है और ट्रांसमीटर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है। दिस इज द थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी विद रिसीवर CSI एंड TX नोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैक्सिमम थ्योरेटिकल कैपेसिटी है इस केस के लिए, जहां रिसीवर को CSI पता है, इंस्टैंटेनियस चैनल इंफॉर्मेशन पता है और सिर्फ ट्रांसमीटर को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पता है। उसके बाद हम एक पढ़ेंगे कैपेसिटी विथ आउटेज। इस केस में हम ये दिखाएंगे कि अगर आप कुछ एरर टॉलरेट कर सकते हैं रिसीवर, तो बेसिकली आप कितनी कैपेसिटी इसमें अचीव कर सकते हो, और कैपेसिटी विथ सम नॉन नेग्लिजिबल एरर प्रोबेबिलिटी, दिस कैन बी अचीव्ड इन प्रैक्टिस। तो कैपेसिटी विथ आउटेज जो है वो आप प्रैक्टिकल वेज में भी अचीव कर सकते हो, लेकिन जो शैनन्स कैपेसिटी है और एर्गोडिक कैपेसिटी है फॉर फर्स्ट केस के लिए, आप वो सिर्फ थ्योरेटिकल लिमिट है, वो प्रैक्टिकली आप अचीव नहीं कर सकते हो। बट कैपेसिटी विथ आउटेज आप प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हो। अगर आउटेज आप 0 करोगे तो ऑब्वियस सी बात आप कैपेसिटी गिरेगी, अगर कुछ एरर आप टॉलरेट कर सकते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। तो इसी के साथ मैं आज का ये पार्ट समाप्त करता हूं। आगे जाके हम डिराइव करेंगे कैपेसिटी विथ आउटेज, फॉर्मुलेशंस करेंगे, जेनसेंस इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। जब आपके ट्रांसमीटर के पास सिर्फ PDF की नॉलेज और डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज है और रिसीवर के पास आपको एग्जैक्ट CSI का इंफॉर्मेशन है। धन्यवाद।